जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है करियर ग्लो रोहतास यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बहुत ही इससे प्रश्न पूछता है। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनता है। आज हम पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। भाग 3 या मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किसे कहते हैं, हम ये जानेंगे। यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार है हितों का संरक्षण करता है। तो जनता को ही प्रदत्त अधिकार को हम लोग मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार की भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 या मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा का नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 15 जून 1215 ईस्वी को जारी किया गया एक लिखित घोषणा पत्र था, जिसमें लोगों की स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया था। मैग्ना कार्टा, यहाँ से प्रश्न बनता है कि मैग्ना कार्टा वास्तव में ब्रिटेन से आई हुई अवधारणा है। सबसे पहले ब्रिटेन में वहाँ के राजशाहियों के द्वारा कुछ मजदूरों को अधिकार दिए गए थे। उसी अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और कभी भी किसी को अधिकार से संबंधित बात आती है तो शब्द को मैग्ना कार्टा के साथ जोड़ दिया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है मौलिक अधिकार, और इस मौलिक अधिकार से संबंधित बात को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा के रूप में जोड़ दिया जाता है या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मैग्ना कार्टा भाग 3 को या मौलिक अधिकार को कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि संविधान का किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो भाग 3 को। भारतीय संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार मिला है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार लीगल राइट बना दिया गया है, यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति का अधिकार, और वर्तमान में इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार क्या होता है और मौलिक अधिकार क्या होता है, हम समझेंगे। कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार, यहाँ से कई प्रश्न बनता है। प्रारंभिक में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। तो कौन हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। तो यह किस संशोधन में? 44वें संशोधन में हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? तो 1978 में। इसको कहाँ, किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 300 ए अनुच्छेद में हटाकर रखा गया है। यह मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार हो गया है।
अब ये कानूनी अधिकार क्या होता है और मौलिक अधिकार क्या होता है, हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है और इसके संबंध में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हम रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार के संबंध में रिट जारी नहीं होता है। इन्हीं कुछ अंतरों के कारण इसे मौलिक अधिकार के सूची से निकालकर कानूनी अधिकार में रखा गया है। इस प्रकार वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं। जानेंगे कि कौन कौन हमारा मौलिक अधिकार है। पहला समता या समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच इसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। दूसरा का है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन किया गया है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 को हम जानेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार से बहुत ही प्रश्न आता है, तो बारी बारी इन सभी मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसका वर्णन हम लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार से यह तात्पर्य है, यह अधिकार सभी भारतीयों को सभी क्षेत्रों में समान बनाने का प्रयास करता है और समानता के विचारों को प्रेरित करता है। यानी अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता या विधियों में समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सभी व्यक्तियों के लिए समान विधि लागू होगी तथा किसी भी व्यक्ति को विधि को उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। इसमें है राजा हो या ऊंच नीच, सभी हर व्यक्ति के लिए समान विधि यानी समान नियम लागू होगा तथा किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। जो गलती करेगा सभी को दंड मिलेगा। इसमें विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। इसमें विधि का वही अर्थ है जो डायसी के विधि का शासन अथवा विधि या न्याय की अवधारणा से था। विधि के शासन से अभिप्राय है कि कानून सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। विधि के समान संरक्षण का विचार सकारात्मक है। इसे सकारात्मक भेदभाव का विचार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत समान लोगों के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। यह विचार अमेरिका से लिया गया है। यह एक संवैधानिक अधिकार है। यह अधिकार भारत के नागरिकों एवं विदेशियों दोनों के लिए है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, प्रजाति, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। किसी भी नागरिक को साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर
दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा अथवा साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से न तो प्रतिबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़े वर्ग के लिए 27% के आरक्षण की घोषणा की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो पिछड़े वर्ग के लिए सोचे, जिसने 27% के आरक्षण की घोषणा की थी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, परंतु संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1995 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। अब इस अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राज्य के द्वारा व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती है। कोई भारतीय नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी राज्य के उपाधि नहीं लेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर विदेश से आपको कोई उपाधि मिलता है तो बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के आप उस उपाधि को ग्रहण नहीं करिएगा। देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार वो अधिकार है जो भारतीय जनता को संविधान द्वारा दिया गया है ताकि स्वतंत्र रूप से वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, ताकि उसके विकास के माध्यम से देश का विकास हो सके। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के भाग के मेरुदंड हैं। अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों की सुरक्षा का वर्णन किया गया है, जिसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम जैसे बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्रकारी आदि द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना। दूसरा है शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब कोई बैठक कर सकते हैं आप शांति ढंग से बिना शस्त्र के, यानी कि शस्त्र रहित। तीसरा है समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध आवागमन का अधिकार, मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हैं। पांचवा है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने या बसने का अधिकार। खत्म हो गया। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार। आप कहीं भी जाकर कमा सकते हैं या कोई रोजगार कर सकते हैं। इसके लिए अब बाध्य नहीं है कि आप बिहार के हैं तो गुजरात में नहीं जाएंगे। हर जगह आप जाकर अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं, आपका जीविकापार्जन कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 है अपराध के लिए दोषसिद्धि में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त है। घटना के बाद किसी व्यक्ति को कोई नई विधि बनाकर दंडित नहीं किया
जाएगा, अर्थात अपराध के समय जो विधि लागू है उसी विधि के उल्लंघन के आधार पर दंड दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति जिस समय अपराध करता है उस अपराध का जो दंड बना है उसी दंड के अधीन उसको दंडित किया जाएगा, न कि पहले कोई अपराध किया हो और आज जो दंड नियम लागू हुआ उस नियम के आधार से दंडित किया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो उसको एक ही बार दंड दिया जाएगा, न कि कई बार दंड दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपराध किया है उसे अपने विरुद्ध गवाही देने का बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें अनुच्छेद 20 में है, अपराध के लिए दोषसिद्धि में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें है जीवन का अधिकार। राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। जैसे न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है, जैसे स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार आदि तमाम। अनुच्छेद 21 ए में 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 ए में 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तार व निरोध से संरक्षण। इसमें था अपराध के दोष सिद्धि और 22 में है गिरफ्तार व निरोध में संरक्षण। यानी कि अनुच्छेद 20 में जो तहत अपराध करते हैं उनको अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बस याद करने की बातें हैं, तरीका किस तरीके से हमारे अनुच्छेद दिमाग पर रहे, अनुच्छेद का याद किया जाए, न कि ये कोई उस तरीके का कोई ऐसा बात नहीं है। मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा और उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा अनुच्छेद 22 में। कुछ दशाओं में गिरफ्तार व निरोध से संरक्षण है। मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा और उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे की अवधि में निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। मतलब जब कोई पुलिस बल द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट तक ले जाने में जो यात्रा करने यानी कि आने जाने में जो समय लगता है उस समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देना होता है। अपवाद है, 2 प्रकार के व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे निवारक के निरोध में रखे गए लोग व विदेशी शत्रु। पहला है निवारक निरोध में रखे गए लोग और दूसरा है विदेशी शत्रु। निवारक निरोध का मतलब किसी व्यक्ति को नजरबंद करके संभावित अपराध को रोकना। मतलब आगे कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किया जा सकता है, उसको नजरबंद कर दिया जाता है, जिससे निवारक निरोध में रखा जाता है।
तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें है अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में 3 प्रकार के शोषणों के प्रतिबंध किया गया है। इसमें है बलात्श्रम, इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, दूसरा बेगारी, काम के बदले पैसा न देना, तीसरा मानव व्यापार, मानव महिलाओं बच्चों को खरीदना बेचना। यदि सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो इसे बलात्श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा एवं इसमें जाति, धर्म, मूल वंश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23 में 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया गया है। पहला बलात्श्रम, इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, किसी का मन नहीं है जो काम करने के लिए उस व्यक्ति से ये काम नहीं करवाया जाएगा। बेगारी, काम के बदले पैसे न देना, किसी व्यक्ति से आप कोई काम करा लेते हैं और उसका पैसा न दे। और तीसरा है मानव व्यापार, जैसे महिलाओं बच्चों को खरीद बेच करना। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यह एक निरपेक्ष अधिकार है। जैसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों, कारखानों तथा खानों में नहीं लगाया जाएगा। बच्चों को इनके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या हानिकारक उद्योग में नहीं लगाया जा सकता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप में से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार। इसमें है कि स्वतंत्र रूप से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सभी व्यक्ति को अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार है। धार्मिक अधिकार के नाम पर लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सामाजिक सुधार को धार्मिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होगा। अब अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्याएं भी की गई है जिसका उल्लेख हम देखेंगे। अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्याएं है। कृपाण धारण करना और साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। दूसरा है इस संदर्भ में हिंदू के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्या महत्वपूर्ण है। कृपाण धारण करना और साथ लेकर चलना। जो सिख धर्म के लोग हैं वो कृपाण धारण करेंगे और साथ लेकर चलेंगे, इसमें आपत्ति किसी को नहीं होगा या ना कोई उसे रोक सकता है। और दूसरा है इस संदर्भ में हिंदू के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों में प्रबंध का अधिकार, जिसके अंतर्गत धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना का अधिकार है। चल अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार है। इन संपत्तियों के प्रशासन का भी अधिकार है। अनुच्छेद 27 है धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता। राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का
करारोपण नहीं किया जाएगा, परंतु किसी विशेष उद्देश्य से जो उस धर्म से संबंधित हो उसके लिए शुल्क वसूला जा सकता है, जैसे तीर्थ यात्रा व हज यात्रा को सुविधा प्रदान करने हेतु शुल्क वसूलना। अनुच्छेद 28 है कुछ शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मतलब जो राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित की जाती है उस शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई शिक्षण संस्थान किसी ट्रस्ट द्वारा चलाया जा सकता है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यक शब्द संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, यद्यपि अनुच्छेद 30 के आधार पर संविधान में अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण भाषाई एवं धार्मिक आधार पर किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग ने भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सम्मिलित किया है। अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में है कि भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। राज्य से वित्तपोषित प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, मूल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों का अधिकार। भारत में सभी अल्पसंख्यकों, भाषाई एवं धार्मिक को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रबंधन का अधिकार होगा, जिससे वह अपने कल्चर एवं संस्कृति को बचाए रखें। अनुच्छेद 30 में है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है, जिससे कि वह अपना संस्कृति को बचाए रखें। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 छुआ में संवैधानिक उपचारों का अधिकार केवल मूल अधिकार ही नहीं है, बल्कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का माध्यम भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहे हैं। यदि कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अर्थात कोई भी सरकार हो या व्यक्ति आपसे कोई भी मौलिक अधिकार छीनने का प्रयास करता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम आपका अधिकार का हनन पहुंचाता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, रिट याचिका दायर कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षण प्रदान है या उसके लिए मौलिक अधिकार में हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर रिट याचिका दायर कर सकते हैं। हम लोग का मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। आगे देखेंगे अनुच्छेद 32 से कई सारे प्रश्न पूछा जाता है। B.R. अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा हुआ और एक है प्रस्तावना। B.R. अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है और दूसरा प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना को, और B.R. अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है।
अनुच्छेद 32 को आत्मा और प्रस्तावना को भी आत्मा कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना को भी और अनुच्छेद 32 को भी, दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है। तो क्वेश्चन सेम है, आत्मा वर्ड इसमें फंसेंगे तो बचना कैसे है, इससे हम देखेंगे। जब इसमें बी आर अम्बेडकर दो लगा हो कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे आत्मा, भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा की संज्ञा किसे दी है, तो हम जानेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। यदि प्रश्न में ये होगा कि भारतीय संविधान के आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना पर, तो हम लोग प्रस्तावना को समझ, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को बी आर अम्बेडकर साहब द्वारा संविधान का हृदय आत्मा किसे कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ये क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण भी होता है, बार बार पूछा जाता है। तो आगे देखेंगे, संवैधानिक अनुच्छेद 32 में ही है, संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रीतें, यानी कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रीतें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। इसके बारे में अगला क्वेश्चन, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अगला वीडियो में समझेंगे। अभी बस इसका ये नाम जान ले, संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रीतें कौन कौन से हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। अब इसमें अनुच्छेद 33 व 34, अनुच्छेद 33 में है, अनुच्छेद 33 है, सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है और मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा, विधानसभा द्वारा नहीं। इसमें है कि मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद के द्वारा नियम का निर्माण किया जाएगा, न कि विधानसभा द्वारा। और अनुच्छेद 34 है, यदि किसी सैन्य क्षेत्र और अनुच्छेद 34 है, यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम, मार्शल लॉ लागू हो तो उस क्षेत्र के लिए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। उदाहरण, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1920 द्वारा। इस कानून के तहत सैन्य बलों को कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं, जैसे लोगों की तलाशी, आवागमन पर रोक लगाना आदि। मानवाधिकार कार्यकर्ता इसका प्रबल विरोध कर रहे हैं, इसका प्रबल विरोध कर रहे हैं। ऐसे कानून का प्रयोग अपवाद स्वरूप होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मानवाधिकारों का हनन शून्य हो। अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य के विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकारों एवं उनके उल्लंघन पर दंड व उनके प्रकार में एकरूपता हो। अनुच्छेद 35 में है, केवल संसद कुछ विशेष मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य के विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकारों एवं उनके उल्लंघन पर दंड व उनके प्रकार में एकरूपता हो। आज का क्लास अब हमारा समाप्त होता है साथियों। अब आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए, शेयर करिए अपने परिवार फैमिली में, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है।
जय हिंद, जय भारत।